ये सिंदूर सनातन धर्म का पावन और पवित्र एक सुहागन का प्रतीक है। तो जिसने उनके सुहाग को उजाड़ दिया, उनको उजाड़ना इस देश का कर्तव्य था। नारी शक्ति के स्वरूप में पूजी जाती है। 9 टारगेट क्यों चुने? 9 दुर्गा 9 रूपों की शक्ति स्वरूपा है। हमने उनके एक्शन के ऊपर रिएक्शन किया, हमने जवाब दिया। हमने अटैक नहीं किया, अटैक उन्होंने किया। उनके अटैक करने का जवाब हमने दिया है। जुनून किसका है? इस तिरंगे का जुनून युद्ध किसी समस्या का समाधान। गीता में भी ये कहा है, युद्ध शांति स्थापित करने का सबसे आखिरी विकल्प है। पाकिस्तान ही रोया था। हमारा एम था टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त करना, वो हमने एक एम पूरा कर दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी तो पीओके बाकी है और अब तो अखंड भारत ही बन गया। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि जो वीर होता है, जो पराक्रमी होता है, वही धरती का सुख भोगता है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, शांति वही स्थापित करते हैं जो कि वीर होते हैं। और जब जब माँ भारती पर संकट आया है, जब जब शत्रु ने मैली निगाहों से हिंदुस्तान की तरफ देखा है, तब तब इसी माँ भारती के वीर सपूतों ने माँ की रक्षा की है, नागरिकों की रक्षा की है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी का स्वागत है एकल भारत के इस विशेष कार्यक्रम में, स्पॉटलाइट में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे वीर, पराक्रमी, महावीर, परमवीर जवान से कराएंगे जिन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मृत्यु को देखा, लेकिन उस समय भी देश प्रेम जीवित था और अंततः सफलता मिली कारगिल विजय में भी। और आज वो हमारे साथ हैं, अनुभवों को भी साझा करेंगे और साथ ही जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनके साथ हम उनके परिचय भी कराएंगे और उनके सवालों का जवाब भी देंगे। तो हमारे साथ आज स्पॉटलाइट के इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। सर, बहुत ही सम्मान की बात है और सौभाग्य की बात है कि आज आपके साथ साक्षात्कार करने का ये अवसर मिल रहा है और आज न्यूज़ रूम के माध्यम से भी यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन एक जिज्ञासा सर मन में आई जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपका 16 वर्ष की उम्र में कमीशन हो गया था, आपकी नियुक्ति हो गई थी। 16 साल की उम्र में सर, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे अपना परिचय दें। उस समय आप देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो गए थे। वो क्या उद्देश्य था, वो क्या मोटिवेशन था सर, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप भारतीय सेना में जाएं? शिक्षा, संस्कार, ये 2 बड़े इंसान के मूल तत्व हैं। ये आधार है एक इंसान के। शिक्षा और संस्कार सबसे पहला उसका घर होता है। तो घर से किस तरह की शिक्षा, किस तरह के संस्कार मिल रहे हैं, फिर वो विद्यालय जाता है, विद्यालय में किस तरह के वो पाठ्यक्रम को पढ़ता है और कौन से शब्द से उसके मन के अंदर ये भाव और भावनाएं जागृत होती हैं। तो मैं तो एक ग्रामीण परिवार से, किसान का बेटा था, एक जवान का बेटा था। पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। तो वो गांव का एक अलग माहौल होता है कि शाम के समय सभी कृषक, जो किसान हैं, कहीं ना कहीं अपने एक दोस्त के पास बैठते हैं, शाम को 4-5 घंटे बिताते हैं। तो दिन भर की जो बातें होती हैं, जीवन के जो उनके बड़े सुनहरे पल होंगे, दुख सुख की जो चीज़ें होती हैं, उनको आपस में साझा करते हैं। तो वो अभी आपने कभी जीवन में ऐसा कुछ किया होगा तो उनको भी शेयर करते हैं। तो वो अपनी उन कहानियों को कभी कभी बताया करते हैं कि हम 71 में लाहौर तक पहुंच गए थे। तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तानियों ने नलकूप के अंदर जहर डाल दिया था ताकि इंडियन आर्मी यहाँ पे आएगी और पानी पिएगी तो ख़त्म हो जाएगी। खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य की तरफ चलना होता है। बच्चे थे, सोचते थे ऐसे कैसे हो, बिना खाना खाए, बिना सोए, बिना पानी के कैसे इंसान काम करता हो। फिर उसी उधेड़ बुन में जो है भाव में खोता रहा। फिर 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा। एक हिंदुस्तान का ऐसा योद्धा जिसने अकेले
पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। और ये वो पैटर्न टैंक थे जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे, और पाकिस्तान इन पैटर्न टैंकों के बलबूते पर वो हिंदुस्तान की सेना को नस्त नाबूद करने पर उसकी वो था। लेकिन एक अकेला हिंदुस्तान का सैनिक उनके 8 पैटर्न टैंकों को नस्त नाबूद कर देता है, कैसा इंसान होगा। बस वो पढ़े और पढ़ने के बाद मन और मस्तिष्क के अंदर वो भाव उद्गम हुए, यार फौज में जाना है। फिर वो एक डायरेक्शन मिल गया, लेकिन क्यों जाना है, पर्पज क्या है फौज में? युद्ध लड़ना है। बस वो युद्ध लड़ने की ललक, बस उसने मुझे प्रेरित किया। पिता की फौजी ड्रेस थी, उनको पहनना शुरू कर दिया, उनके बूट पहनने शुरू, स्वप्न भी उसी तरह के दिखने लगे। हम स्वप्न आंखों से देखते हैं। अपने कैरियर को अगर आपने हृदय से जीना शुरू किया ना, तो वो तो परमात्मा है। और अगर हम परमात्मा हमारे उन सपनों में शामिल हो गया, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि हमारे सपनों को साकार होने से रोक सके। यही एक कारण था कि 11th पास किया और 12th में आया ही था, तभी फौज की भर्ती निकली और फौज में भर्ती होकर के चला गया पहली बार। भाई पहले से मेरे से फौज में चला गया था, उसने थोड़ा सा मोटिवेट किया, मन के अंदर तो भाव थे, और वो मौका आया, उस मौके पे बस उसका लाभ उठाया और मैं चला गया भर्ती। यही एक था पर्पज, क्योंकि पर्पज पैशन को जागृत करता है, जुनून पैदा करता है, और वो जुनून इंसान के परफॉर्मेंस को बहुत उच्च पराकाष्ठा तक ले जाता है। आज जो जिस हालत में मैं दिख रहा हूं, ऐसा नहीं था। मैं 48 किलो का था जब फौज में भर्ती होने के लिए गया था। तो 1 दर्जन केले और 1 किलो पानी पिया, तब जाके 50 किलो वजन पूरा हुआ। लोग कह रहे थे कि यार, जो मेरे दोस्त थे आगे जो बैठे हुए थे, बोला वहां सीने को फुलाएगा या पेट को फुलाएगा? अरे वजन पूरा हो जाएगा, सीना तो अपने आप फूल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस था। तो ये परफॉर्मेंस ही एक पॉजिटिविटी पैदा करती है। आप अच्छा काम करते हो, आपको सुकून मिलता है, एक नए थॉट क्रिएट होते हैं, तो पॉजिटिविटी मिलती है। और पॉजिटिविटी आपके अंदर एक दृढ़ संकल्पता लेके आती है, और ये दृढ़ संकल्पता हमें एक डिसिप्लिन, अनुशासन की तरफ मोड़ देती है कि यार अब ये मुकाम हासिल हो गया, इससे नीचे नहीं। फिर इज्जत, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा हमारे उस कर्म से, उस कार्य से जुड़ जाती है। तो यही मेरे साथ जीवन में हुआ। तो इसीलिए 16 साल 5 महीने की अवस्था में चला गया। ये कहते हैं कि उम्र 16 साल 5 महीने की आज युवा नहीं सोच सकता। अरे क्यों नहीं, ये इस धरती माँ जिसको भारत माँ बोलते हैं, इस धरती पर ऐसे ऐसे बच्चों ने जन्म लिया, इस धरती ने ऐसे पुत्रों को, पुत्रियों को जन्म दिया जिन्होंने 14, 15, 16 साल की अवस्था में, अरे 16 साल की अवस्था में अभिमन्यु ने वो दुनिया के बड़े बड़े महारथी उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। तो ये अचंभित वाली बात नहीं कि मैं 16 साल में भर्ती हो गया। तो ये मिट्टी का संस्कार और माता पिता के संस्कारों से ये संभव हो पाया था। सर अभी मतलब रोंगटे खड़े हो गए जैसे जैसे आप बता रहे थे। सर आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि सपनों को सिर्फ देखना नहीं चाहिए बल्कि उनको जीना चाहिए, यानी कि आज के दौर में जो हम लोग कहते हैं मैनिफेस्ट करना चाहिए। सर मैं कहीं पर देख रहा था, मैंने आपकी बहुत आपको मैंने फॉलो किया हुआ है। आप बोल रहे थे कि आपकी माताजी को जब आपने बताया कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, सेना में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा। आपके भाई ने भी, जो आपके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी आपको काफ़ी प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने भी कई बार देखा था भर्ती की तैयारियां। तो जब माताजी को इतना कॉन्फिडेंस था, तो उस चीज़ को आपने जब आपने वर्दी पहनी और जब अपने पिताजी और माताजी के सामने गए, तो क्या वो फीलिंग थी सर? बिल्कुल, देखो क्योंकि माँ एक, उसको बच्चे की ना हर खूबी और हर कमजोरी का मालूम होता है।
तो माँ को मालूम था इसके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, ये एक बार में गया तो भर्ती हो जाएगा। पिता को लगता था कि नहीं, देखने दो होगा कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब भर्ती हुआ, फिर 9 महीने की ट्रेनिंग, और फौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। आग जलाती नहीं है, पिघलाती है। जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये आग में पिघल करके बने, एक नए रूप में परिवर्तित हो। तो एक सिविलियंस बच्चे को एक फौजी बनाना है तो उस आग की ट्रेनिंग की आग की भट्टी में तपाना पड़ता है ताकि वो एक नए रूप में उसके भाव और भावनाएं परिवर्तित हो जाए, एक फौजी बन जाए। और फौजी राष्ट्र का विश्वास और भरोसा है। जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो वो मामूली कपड़ा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन पुनीत वो वर्दी है। तो उस वर्दी को तो वही पहन सकता है जो कुंदन बना हो तप करके। तो उस वर्दी को पहन जब गया तो माँ की आंखों में खुशी के अश्रुधारा। माँ दुख में और सुख में उनकी जो खुशी का जो चरम सीमा होती है तो अश्रुधारा निकलती है, और पिता कॉलर पकड़ करके गर्व महसूस करता है। आज मैं हर बच्चे से यही तो कहता हूँ, यार आपके माता पिता सिर्फ आपसे आपकी दौलत नहीं मांगेंगे, आप कितने बड़े घरों में रहेंगे, कितनी आपकी सैलरी होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनको आपकी कामयाबी से बस थोड़ा सा वो फक्र करना चाहते हैं। कोई ये बोले अरे देखो ना वो अनीता के फादर जा रहे हैं, बस वो कॉलर पकड़ के फक्र महसूस करना चाहते हैं। और जब आपकी कामयाबी पे आप जब घर जाएं तो आपकी माँ की अश्रुधारा जब से आपका जो स्वागत हो, बस वो चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं चाहते। तो ये मेरे लिए तो इससे जीवन की और कोई दौलत नहीं हो सकती। सर, अब हम सीधा कारगिल युद्ध पर आना चाहेंगे, क्योंकि आपके नियुक्ति के कुछ ही वर्षों के बाद 19 साल की उम्र में आपने कारगिल जैसे भीषण युद्ध में न केवल हिस्सा लिया बल्कि दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की, आपके और आपके साथियों के शौर्य और पराक्रम के कारण ही आज हम हर बरस विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन सर, जब वो विभीषिका आपने देखी, वो भीषण दृश्य आपने देखे कि आपके जो अपने साथी हैं वो आपके सामने उनके प्राण निकल गए, और जितनी विभत्स और जितनी घृणा के साथ दुश्मनों ने, पाकिस्तानियों ने हमारे जवानों के जो आप कह सकते हैं कि शव को शत विक्षत किया, और आपका जो पूरा किस्सा आपने कई बार बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो जितनी बार भी आप बताते हैं हमें और भी ज़्यादा गर्व की अनुभूति हो जाती है। तो किस तरीके से आपने उस पूरे युद्ध को लड़ा और अपने साथियों को भी खोया, और उस समय जब आपकी जेब में वो 5 रुपए के सिक्के थे जिन्होंने आपके प्राणों को बचाया, वो पूरा सर अगर आप बता पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं शुरुआत में कहा कि जिन सपनों को आप जीना लगते हो तो वो ईश्वर आपको उसी मुकाम पर लेके चला जाता है। मैं ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया, आज एहसास होता मैं गया नहीं था, मुझे तो वहाँ भेजा गया था, क्योंकि परमात्मा को मालूम था उस धरती पर कुछ दिन के बाद एक बड़ा युद्ध लड़ने वाला है। हम इन आंखों से सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, और हमारी सोच भी सिर्फ उतनी होती है, हम ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ इसलिए भेजा क्योंकि उस धरती पर 1990 से आज तक भारत की सेना उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंटों के साथ एक युद्ध लड़ती चली आ रही है। तो उस युद्ध का हिस्सा बनाया, क्योंकि छोटे युद्धों से आप लड़ेंगे, छोटे युद्धों में शामिल होंगे तो आपकी क्षमता निखरती है, आपका साहस बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम एक सशक्त और समृद्ध हो जाते हैं, बड़े युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़ हुई,
बहुत सारे मिलिटेंट मारे भी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर एकदम से कारगिल में हमें टाइगर हिल, पहले तोलोलिंग पहाड़ी, उस पर 22 दिन युद्ध लड़ा, जिसमें अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। फिर उस पहाड़ी पर 12 जून को पहली सफलता मिली। फिर हमें टाइगर हिल को फतेह करने का आदेश मिला। तो मैं यहाँ भारत के नौजवानों से, दर्शकों से कहूँगा कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। एक माँ की गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान हूँ, कोई विशेषता भी नहीं। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्यूनिशन पहुंचाना। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि आज युवा जब अपने टैलेंट को जो है हासिल करता है, अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को बढ़ाता है, या फिर वो सपने देखता है कि यार मेरा इतना बड़ा ऑफिस होगा, ये होगा, वो होगा, और जब वो आखिर उस जगह पे पहुंचता है और उसको एक छोटा सा ऑफिस मिलता है, फिर वो लगता है यार ये मेरे लायक नहीं। उसकी जो एनर्जी लेवल है वो काम करने की कम हो जाती है। वो अपने उस काम को छोटा समझने लगता है और वहीं से उसके काम में गिरावट आ जाती है, वहीं से उसकी थॉट प्रोसेस करने लगता है। मुझे भी लगा यार पूरी जिंदगी जब से मैं जो है होश संभाला तब से युद्ध 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 लड़ने की सपने जीता हुआ है। आज युद्ध लड़ने का मौका मिला तो मुझे राइफल नहीं, मुझे तो पिट्ठू दे दिया। अब भाई इसमें सामान भरो, ऊपर लेकर के जाओ। पहले दिन लगा, लेकिन दूसरे दिन एहसास हुआ ये काम राइफल चलाने से कहीं बड़ा है। क्योंकि फॉरवर्ड में जो बैठा हुआ जवान है उसको मालूम है सामने दुश्मन है, और वो हम जो अम्यूनिशन और राशन लेकर के जा रहे हैं, उसको इक्विपमेंट पहुंचा रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करके वो फायर कर पा रहा है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मेरी जिम्मेवारी बनती है उस 24 घंटे उसके पास राशन और अम्यूनिशन का ढेर लगा हुआ। तो उस काम की जब इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ी और उसके भाव को सोचा, तब उस पहाड़ी पर 22 दिन बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। और इस जवानों को कमांडो टीम घातक प्लेटून में शामिल किया जाए। तब मुझे उस घातक प्लेटून का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। उसको टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, दुश्मन के पास एडवांटेज ही एडवांटेज था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हिंदुस्तान की फौज कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के, रात का -20 डिग्री टेम्परेचर, चेहरे से खून टपकता था, पूरी स्किन फट जाती, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी। ऊपर से गोले बरस रहे, उनकी भी परवाह नहीं करी। और 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 26 साल सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना बिल्कुल असंभव था। हमने रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। आवाज तो होगी, ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे, उनकी भी आवाज होगी। दोनों तरफ उनके बंकर थे, अंधेरे में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। 21 जवानों की ये टीम का रास्ता कट ऑफ हुआ। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचते तो सामने फिर दुश्मन का बंकर। हम 7 जवानों ने पल भर के अंदर आधा धुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ से
जो टाइगर हिल टॉप था मात्र 50-60 मीटर रहा हो। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150-150, हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, बिना रुके, धैर्य के साथ, साहस के साथ उनके साथ लड़ते रहे। 5 घंटे तक लड़े और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति आई जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर हो जाता। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए। ऐसे मेरी बगल में बैठा था, मेरे ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक ही पल के अंदर मेरे दोनों साथी शहीद हो गए। पीछे से दौड़ करके एक साथी आया, एकदम से वहीं पाकिस्तान की आर्टिलरी का बम गिरता है, उसके यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो धड़ 2 कदम तक चला जमीन पर। और साथी बढ़ा, और बम वहां पर गिरा तो उसके दोनों हाथों में पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हुए। मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। कई कमांडर उसने बोला, जरा इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। पाकिस्तान के जवान आकर के जब गोलियां मारने लगे तो देख रहा कि बॉडी ऐसे उछलती थी। सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, पैर में गोली मारी, देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। को यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। जब उनको यकीन हो गया, फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं की तांडव शुरू की। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें मारने लगी, पत्थर मारने लगी, गालियां देने लगी, ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, कोई पहचान ही ना पाए। बहुत देर तांडव चला, सब कुछ देखता रहा, सहता रहा। फिर उन्हें उसके कमांडर ने बोला, जरा इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। बस हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा है आज तो पूरी टीम खत्म हो जाए। तब ऊपर वाले से एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना करी, मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्चे श्रद्धा, सच्चे समर्पण से उस ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर तो साक्षात हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। जो जहाँ पड़ा था, बेबस लाचार था, कुछ नहीं कर सकता। फिर वो जैसे दोबारा से गोली मारने आए, जब नजदीक आया तब अपने आप में एक विश्वास को पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। ये सच है कि हम जो कमिटमेंट और जो प्रतिज्ञाएं होती हैं, उन कमिटमेंट और प्रतिज्ञाओं से अपनी इंद्रियां नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं। हमने महाभारत देखी भी, पढ़ी भी, सुनी भी है। उसमें एक पिता में भीष्म, जिन्होंने जीवन पर्यंत प्रतिज्ञाएं तो करी थी, उन्हीं प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांधा था। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, बाणों की सरसैया पे थे, लेकिन प्राणों को नहीं हर पाया था।
वो कमिटमेंट थी मीरा की जो कृष्ण के साथ थी। जहर दे दिया गया, लेकिन उस कमिटमेंट की बदौलत वो जहर भी अमृत बन गया। तो आज मैं जो बैठ कर के आपसे वार्तालाप भी कर रहा हूँ, उसी कमिटमेंट की ताकत से कर रहा हूँ। आया दोबारा से बाजू में पैर में गोली मारी, वो चल दिया। 2 कदम चला, वो रुक गया। उसके रुकते ही मुझे एकदम से लगा यार शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। अभी मन के अंदर विचार चल रहे हैं, तब तक तो वापस मुड़ा और मुड़ते उसने राइफल ऐसे करी। जैसे राइफल ऐसे करी तब एक पल के लिए लगा योगेंद्र अब नहीं बचे। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके न, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। वो सच में ये माँ है, वो कंकर और मिट्टी वाली जमीन। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई, सीने की तरफ चलाई, यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने, उस परमात्मा ने उस सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोजिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा मैं मर गया हूँ। नहीं, पाकिस्तान का दूसरा जवान कब आया होगा, उसने मेरा वेपन उठा करके जा रहा होगा, तब उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास फिर एक हैंड ग्रेनेड था। मैंने हैंड ग्रेनेड से हमला किया, उसका सर फटा, वो आकर के हमारे ऊपर गिरा। उसके गिरते ही राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। सिर्फ ये तो हाथ हिला ही नहीं, सिर्फ कंधा हिला। फिर एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, वहां से फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत की नींद सुना दी। साथ से पलटा खाया, खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया। 4-5 मीटर तक खदेड़ने के बाद देखते हैं सामने तो उनका लंगर चल रहा था। उनके लिविंग टेंट लगे थे, वेपन की डिप्लॉयमेंट थी। वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे थे। बहुत देर पड़ा रहा। मन के अंदर फिर वो पागलपन, अपने साथियों तक सूचना दी। हिम्मत टूटने लगी थी। फिर धीरे धीरे हिम्मत बटोर करके उन साथियों तक पहुंच पाया जहां पर वो शहीद हो रखे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को देखने लगा तो किसी का सर फटा हुआ बाहर था, तो किसी की गर्दन नहीं थी, किसी का धड़ नहीं। बहुत देर बैठ करके उनके पास रोता रहा। 19 साल का ये लड़का, जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है नहीं पता। जिधर नजर उठाता उधर सिर्फ पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखता था। बहुत देर हुआ। जब हम रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और हम हैं क्या? हम ये बॉडी है, शरीर तो नहीं है। हम तो एक सूल है, एक आत्मा है, और वही तो परमात्मा है। तो मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया होगा। तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। ये हाथ को पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और फिर जैसे उन्होंने बताया इस नाले से नीचे, ही उसमें लुढ़क गया। 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ नीचे आया। मैंने अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, वहाँ से मुझे उठा करके लेकर के गए। उनको तमाम सूचनाएं अपने साथियों को बताई। पीछे कमांडिंग ऑफिसर तक ले जाया गया। वहाँ की तमाम घटनाक्रम सूचनाओं को उनके साथ साझा किया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर पता नहीं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया
और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्धम था। सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आज का दौर युद्ध काल का दौर है। कहा गया है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। आप जैसे वीर उस पथ पर चले, उस पथ को सौभाग्यशाली बनाया, आज आप हमारे बीच में हैं। सत सत नमन है ऐसे वीरों को जो वसुंधरा के लिए जीते हैं, वसुंधरा के लिए मरते हैं। आज हमने वह प्रत्यक्ष देखा और सुना भी। इस युद्ध काल में भी वैसे वीर आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं और भारत को, भारत माता को विजयश्री दिला रहे हैं। मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीति और इनके जो उद्देश्य रहते हैं वो हमारी फौज को, हमारी सेना को कहाँ तक प्रभावित करते हैं। सेना एक राजा के अधीन होती है। जिस तरह की राजा की इच्छा शक्ति होती है और राजा जिस तरह के निर्णय लेता है, तो सेना तो उन्हीं निर्णय और उन्हीं आदेशों के ऊपर काम करती है। राजा की इच्छा शक्ति, राजा का जो मनोबल है या उसकी विचारधारा, उसकी सोच, वो सेना के ऊपर तो पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वो भी एक, ये सैन्य लीडर है, वो पॉलिटिकल लीडर है। लेकिन सर्वोपरि, क्योंकि हमारा देश संवैधानिक देश है और संविधान में राजा सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। तो प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली, उनकी सोच, वो हमारी फौज के ऊपर ज़रूर असर डालती है। और ये सच है, अगर लीडर किस तरह का है, एक लीडर अगर सिंह, शेर है और उसके वो एक भेड़ों का लीडर बना दिया, तो वो भेड़ नहीं रहती हैं, वो भेड़ भी सिंह बन जाती है। और सिंहों में अगर भेड़ को लीडर बना दिया तो वो सिंह नहीं रहते, वो भी भेड़ बन जाते हैं। तो ये इच्छा शक्ति और उसके मनोबल के ऊपर जो है असर डालती है। सर, वैसे तो आपकी कहानी सुन के शब्द खत्म हो जाते हैं, बट एक छोटा सा सवाल था कि जैसे आपने बताया कि आपने युद्ध में देखा कि कैसे आपके साथ आपके रूममेट हो गए, आपके साथ बाकी जवानों को मार दिया गया। अगर हमारे साथ कोई छोटी सी भी घटना घटती है ना, हम युद्ध हैं, हम सड़कों पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, हम बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम गलत करेंगे, या हम आक्रमण कर देंगे, या हम बहुत क्विक एक्शन लेने को तैयार हो जाते हैं। बट ऐसे में जब आप देखते हैं कि देश में कुछ गलत हो रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, चाहे अभी टेररिज्म अटैक हो या कुछ भी हो, तो वैसे में शांत होकर के, टैक्टिकली सोच करके, सही प्लानिंग करके, अपने आप को काम डाउन रख करके एक्शन करना कितना मुश्किल है, और वो आप कैसे करते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप आवेश में आकर के जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। क्योंकि जो क्रोध होता है ना, क्रोध, एक बदले वाली भावना जब हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर होती है, तो जो एक विस्तृत प्लानिंग होती है, वहाँ थॉट्स, विचारों की आवश्यकता होती है। वो विचार तो क्रोध से खत्म हो जाते हैं। हम एक बड़ी विस्तृत प्लानिंग नहीं कर पाते। अभी जैसे नहीं, अभी देखिए 22 अप्रैल को हमारे देश के अंदर मिलिटेंटों ने हमारे 28 सिविलियंस नागरिकों को मार दिया। पूरा देश उबाल में था। हर एक भारतवासी बदला लो, बदला लो, बदला लो, आज ही अटैक कर दो। अरे ऐसे नहीं होते। वहां धैर्यपूर्वक सोचो, प्लानिंग करो, फिर उसके बाद हमने प्लानिंग किया, 7 मई को किया, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए, घुटनों पे आ गया वो, कि हमने प्लानिंग किया कि हमारा मिनिमम ये वॉर है, कोई मूवी की शूटिंग नहीं है। ये वो लोग जो कभी वॉर से जिनका कोई ताल्लुकात रहा ही नहीं,
अरे ये क्यों नहीं कर दिया, ये क्यों नहीं कर दिया। ये फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही भाई, लाइफ चल रही है। एक गोली एक जिंदगी को मार देती है, बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती है। तो वहां बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अपनी मिनिमम कैजुअलिटी हो और दुश्मन का हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। तो हमने अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने देखा है 7, 8, 9 मई तक हमने किस तरह से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, टेररिज्म के अड्डों को ख़त्म किया है, पाकिस्तान की फ़ौज को घुटनों पे ला दिया है, पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पे ला दिया है। अगर हम उसी टाइम पे जल्दबाजी करते तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता था, हमारा ज़्यादा भी नुकसान हो सकता था। तो हमेशा ये भारत की संस्कृति है ना कि विनय हमें ताकतवर बनाती है और क्रोध हमें कमज़ोर बनाता है। तो हमें कमज़ोर नहीं होना। तो मैं नौजवानों से भी कहता हूँ, देखिए आपके साथ कुछ हुआ, आप पक्का उसका बदला लो, लेकिन उस परिस्थिति को भी जरा समझना और समझ के निर्णय लो और फिर उसके बाद बदला लो। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में और अपना नुकसान कर लो। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और हमारा देश, हमारी संस्कृति और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। गीता में भी ये कहा है, युद्ध शांति स्थापित करने का सबसे आखिरी विकल्प है, क्योंकि ये हमेशा मानव का विनाश करता है। धरती ऐसे ही रह जाएगी, धरती से इंसान खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, इस धरती पर भोगने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए इस देश ने, इस भारत माँ ने बुद्ध दिए, युद्ध नहीं दिए। तो हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है, हमें उस संस्कृति को समझना चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि आप श्रीनगर के हॉस्पिटल में थे जब आपको पता चला कि एक और बार अटैक करके हमने विजय हासिल कर ली है, तो जब आपको होश आया तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या था? मतलब आपको सबसे पहले कुछ तो होगा ना जो आपको हिट किया होगा। सबसे पहला ख्याल, हमने वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया, यही थॉट आया। ये मैंने पर्सन पूछा जो मेरे साथी था, हम जीत गए? बोला हाँ हम जीत गए। सर, मेरा प्रश्न जो है वो आपकी ट्रेनिंग पीरियड को लेकर है कि आपने जैसे बताया कि आपने 9 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, तो सर वहाँ पे आपको स्पीड मार्चेस होते हैं, बंदूक चलाना और जो भी वहाँ पे सिखाया जाता है। तो सर ऐसा क्या मोटिवेशन में, मतलब एक ऐसा कुछ मतलब सिखाया जाता है, या आप कैसे मोटिवेट होते हैं कि आप इतना सब कर गए? हर एक फ़ौजी के अंदर जो एक मोटिवेशन आती है वो एक ऐसी, मतलब ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है? जो रास्ता चुनते हैं उस रास्ते पर बहुत सारी कठिनाई आएंगी, और वो कठिनाई आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से 2 लाइनों में लिख दिया कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई नदी की धारा के साथ साथ तो कोई भी नैया को खेलेगा, उसके विपरीत। अभी आप फौजी बनने जा रहे हो तो आम नागरिक नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं, तो उस जिम्मेदारियों को सहन करने के लिए कंधों को मजबूत करना पड़ेगा, पैरों को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो वहां जब ग्रुप में लोग होते हैं बड़ा मजा भी आता है, ठीक है, और उस मजे में हंसी हंसी में ट्रेनिंग भी हो जाती है, मसल्स भी मजबूत हो जाती हैं, और जो है एक मेंटल स्ट्रेंथ भी अलग हो जाती है, ठीक है, एक नया रूटीन बन जाता है। अभी तो मम्मी पापा जगाते हैं, बोला खड़े हो जा बेटा, हाँ ऑफिस जाने का टाइम हो गया, वहाँ सुबह चाय वाला जगा देता है, ठीक है, और वो कौन होगा? हम में से कोई होगा। 4 बजे उठना है, चाय पीनी नहीं पीनी वो तेरी मर्जी है, बिस्तर छोड़ना। और ये सच है, एक साइकोलॉजिक चीज़ें हैं कि 21 दिन अगर हम किसी चीज़ को रूटीन में कर लेते हैं वो एक हैबिट बन जाती है, और ये हैबिट ही हमारे कैरेक्टर का निर्माण कर देती है। तो वहाँ तो बस शुरुआत में लगता है कि हाँ हम सिविलियन हैं। अभी अगर आज आप भर्ती होकर के आ जाएं
सबसे पहला हेयर कट। मैं बस सीधा बोलेगा अभी दो ना बालों में हाथ मार ले भाई, है ना। जब तक नौकरी करेगा नहीं बाल में हाथ मारने के लिए मिलेंगे नहीं। हेयर कट से फिर एक इक्वलिटी आ जाती है, ठीक है। आपका हेयर कट ऐसा होगा, ड्रेस एक ऐसी होगी, खाना एक जगह होगा, ठीक है, सोना एक जगह होगा। हर काम आप अकेले नहीं करेंगे, टीम में करेंगे, और वो टीम बनती हुई जाएगी, वो बॉन्डिंग होती चली जाएगी। और वो फिर आप देखो, आप कॉलेज में पढ़े हो, है ना, आपकी क्लास में कोई बड़े नटखट भी होते हैं ना, कुछ शरीफ भी होते हैं। तो यहाँ तो अगर ज़्यादा नटखट है, कुछ उसने अलग बदतमीजी करी है, तो उसको इंडिविजुअल सज़ा मिलेगी। फौज में इंडिविजुअल नहीं है, सबको रगड़ा मिलेगा, ठीक है। और रगड़ा उस समय रगड़ा लगता है, रगड़ा नहीं है, वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप खाना खाओगे तो क्या करोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे ना। वहाँ खाना खाते ही पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? तुम खाना खा रहे हो, आलस आएगा, सोने लग गए, अटैक हो गया, तो तुम तो सोते सोते मारे जाओगे। खाना खाते ही रगड़ा, तुम्हारा आलस खत्म कर। तो वो जो चीज़ें धीरे 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 इतना आपके अंदर इफेक्टिव होने लगती है कि आप फिर उस रूटीन में ढलते जाए, फिर बड़ा मज़ा आता है भाई, ठीक है। 9 महीने अगर आपने कॉलेज तो किया होगा, स्कूल और कॉलेज में फ़र्क है ना। हाँ, कॉलेज में अलग लाइफ है, स्कूल में थोड़ा सा डर के रहते हैं, कॉलेज में जाने के बाद तो बॉस हो गए हैं, है ना। तो यहाँ 6 मंथ बड़ा रगड़ा होता है, और 6 मंथ के बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग, फिर पीजी में आ जाते हैं ना, फिर वो सब रूटीन में आ जाते हैं। और फिर ये जो चीज़ें हैं, लेक्चर्स हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, ये आपके मेंटल सोच को ही बदलेगी। फिर बस एक है जुनून, किसका है? बस तिरंगे का जुनून, उस निशान का जुनून जो जिसके साथ हम जुड़ गए। रेजिमेंट, फिर पलटन, फिर उसका बड्डी तो उसके समझो प्राण है। आप सोचते हैं ना, जो कि एक सैनिक देश के लिए शहीद हो गया, देश के लिए नहीं, अपने साथी के लिए शहीद। ये फाउंडेशन एक माँ और बच्चे की तरह हो जाए, तो इस फाउंडेशन में फौजी जीता है, तभी वो लड़ पाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। आप जिस रेजिमेंट से हैं, तो आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया, तो आपके बाद जो यंगस्टर्स अब जो ज्वाइन करते होंगे, तो उनके मन में एक ऐसा होता होगा कि आप एक माइलस्टोन वहाँ पे क्रिएट करके चले गए, तो उनके मन में या उनको भी ऐसा कुछ दबाव होता है कि नहीं, अगर हमें कुछ करने का मौका मिलेगा तो हम भी उनसे ज़्यादा अच्छा बेटर करके दिखाएंगे, एक मतलब मानसिक रूप से, कि नहीं आपने जो माइलस्टोन क्रिएट किया हम उसको और आगे तक लेके जाएंगे उस रेजिमेंट में? बिल्कुल। मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट का, और ग्रेनेडियर रेजिमेंट सबसे डेकोरेटेड पलटन है इंडियन आर्मी की। 3 परमवीर चक्र अगर किसी के पास है तो ग्रेनेडियर रेजिमेंट के पास। 65 में अब्दुल हमीद, 71 वार के अंदर मेजर होशियार सिंह, और 99 में। तो मैंने तो उन 2 ही स्टोनों को देखा था, 2 पहले से ऑलरेडी वहाँ थे। हमें मौका मिलना चाहिए, मौका मिला। और आज के जो बच्चे हैं, आज के जो सैनिक हैं, तो वो उस माइलस्टोन को देख करके, या मुझे ये करना है, या मुझे ये प्राप्त करने के लिए कोई फौजी नहीं लड़ता अब भाई मुझे ये मेडल लेना है या मुझे ये करना ना। मुझे मेरी पलटन के द्वारा, मेरी टीम कमांडर के द्वारा जो काम मिलेगा उसको मैं उच्च पराकाष्ठा से पूर्ण करने की चेष्टा करूं। और यही एक यूनिटी की ताकत है, और वो यूनिटी के अंदर वो आखिरी समय तक लड़ता है। तो ये सबसे बड़ी, अभी देखो आप, उनकी भी एयरफोर्स लड़ रही थी, हमारी भी तो एयरफोर्स ही लड़ रही, अभी तो इन्फेंट्री ने काम नहीं किया है ना, ठीक है। अब ये भी एक सैनिक के मनोबल को बढ़ाते हैं और तोड़ते भी हैं। आपके पास इक्विपमेंट, आपके लीडर कैसे हैं, वो नीचे वाले सबऑर्डिनेट के ऊपर असर डालता है। हमारा इक्विपमेंट हमने उनके सब हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे इक्विपमेंट, जो हमारी जो चीज़ें जा रही थी, वो सीधा उनकी धरती पे जाकर के फट रही थी। हौसला बढ़ता है। हमारा लीडर किस भाव से हमारे साथ खड़ा है, फर्क पड़ता है। और यही जीत के सबसे बड़े मोटो होते हैं।
सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रेनिंग होती है, तो भारतीय सेना या भारतीय सशस्त्र बल जो है, इंडियन आर्म फोर्सेस, वो अन्य देशों की सेनाओं से कितने अलग हैं? दूसरे देश की सेना के जो सैनिक हैं वो प्रोफेशनल है, एक जॉब कर रहे हैं। हम जॉब नहीं कर रहे, हम इमोशनली रूप से अपने देश और सेना से टच है, भावनात्मक रूप से। जो भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है ना, उसमें अलग से शक्ति हो जाती है। एक जॉब के तौर में जुड़ा होता है, बस उसने जॉब करनी है, ठीक है, जितना उसको टाइम है अपना जॉब किया चला। लेकिन इंडियन आर्मी सबसे पहले एक वॉलेंट्री सेना है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं करते, इसमें तो अपने आप इच्छा स्वेच्छा से आते हैं और इमोशनली जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से। तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इमोशंस हमें अलग तरह की शक्ति, अलग तरह की ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे माँ अपने बच्चे से इमोशंस तौर के ऊपर जुड़ी होती है, वैसे ही हमारा सैनिक राष्ट्र के साथ इमोशंस रूप में जुड़ा होता है। ये फर्क है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने हमारे 28 बेकसूर नागरिकों को मारा ना, हम भारत माँ की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा ना, और ये सिंदूर सनातन धर्म का वो पावन और पवित्र एक सुहागन का प्रतीक है। तो जिसने उनके सुहाग को उजाड़ दिया, उनको उजाड़ना इस देश की प्रायोरिटी थी, इस देश का कर्तव्य था कि उनको मिटा देना। जो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को मिटाने की चेष्टा जिन्होंने करी, तो उस प्रतीक को नारी शक्ति के स्वरूप में पूजी जाती है। बड़ा इसमें संस्कृति भी जुड़ती है। वो 9 टारगेट क्यों चुने? 9 दुर्गा है ना, 9 दुर्गा 9 रूपों की शक्ति स्वरूपा है। और उसी सिंदूर की कसम खा करके ऑपरेशन सिंदूर, जो राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा था, उससे हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर 100 से कहीं ज़्यादा आतंकवादियों को नस्त नाबूद करते हैं। उसमें से 500 ऐसे थे जो इंटरनेशनल टेररिस्ट, इंटरनेशनल, और जिनके मरने पर पाकिस्तान खुद रोया है। उनके जनाजे में राष्ट्रपति फूल भेज रहा है, प्रधानमंत्री फूल भेज रहा है, उनके बड़े बड़े सैन्य अधिकारी उस जनाजे में शामिल हो रहे, तो वो रोए हैं, टूटे हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद उन्होंने फिर भारत पे अटैक किया, तो भारत ने फिर जवाब दिया है। तो भारत ने अटैक नहीं किया, भारत ने एक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स किया, हमने जवाबी कार्रवाई करी। सर, सीज फायर होने के बाद भी हमें पता है पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, उनकी मानसिकता कैसी है। मतलब वो टेररिज्म ख़त्म होने पे भी रोते हैं, और फिर भी हम मतलब एक तरीके से तो उन्हें छोड़ दिया, पर वो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमें उन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सीज फायर पाकिस्तान ही रोया था। उसने पहले अमेरिका से सुपारिश लगाई, अमेरिका ने बोला तुम खुद बात करो। उनका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करता है कि हम क्या बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर सीज फायर भी हुआ, लेकिन उन्होंने 3 घंटे के बाद वापस सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जैसे उन्होंने उल्लंघन किया, तो उसका फिर इस तरह से उनके ऊपर प्रहार किया गया कि वो फिर तो उनकी हालत ख़राब हो गई। फिर रात को फिर सीज फायर हुआ, 10 बजे के बाद फिर सीज फायर हो गया, और आज तक वो सीज फायर है। देखिए बेटा, जितना एक एम लेकर के हम चलते हैं, हमारा एम था टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त कर देना, वो हमने एक एम पूर्ण कर लिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी तो पीओके बाकी है, और जब पीओके हमारा आ जाएगा तो अपने आप टेररिस्ट गतिविधियां ही कम हो जाएंगी, क्योंकि सारी गतिविधियां तो वहीं से चलती हैं। और जो एक अखंड भारत का
जो हमारा सपना है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अब तो अखंड भारत ही बनेगा। सर एक जनरल सवाल है, अगर आप आर्मी में नहीं होते तो अभी आप कौन सी जॉब प्रोफाइल में होते? मेरे अंदर ये था, या तो फौज में जाना है या साधु बनना है और या फिर सबसे बड़ा बदमाश बनना है। बदमाशी में भी वो दादागिरी होती है ना, और वो दादागिरी हमने फौज में जाकर कर ली। तो ये एक जैसे एक ईगो होते हैं ना, 3 ईगो होते हैं, 3 ईगो स्टेट, चाइल्ड, एडल्ट और पेरेंट्स। वैसे एक इंसान के 3 पार्ट्स में होते हैं। आप भी अगर सोचोगे देखोगे तो अगर आप अभी मीडिया रिपोर्टर नहीं होती तो क्या होती? 3 लेयर हैं हर चीज़ के, हम समझ नहीं पाते। हमें पहले अपने आप को जानने की कोशिश करना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे। सर आपने अभी अभी बोला कि अगर आप फ़ौज में नहीं होते तो शायद आप बहुत बड़े बदमाश होते, पर जब हम फ़ौज में भी होते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे बडी पेयर्स होते हैं, हम सारी ट्रेनिंग चल रही होती है, बट हमारी वो बदमाशी नहीं जाती है। तो क्या कोई ऐसा किस्सा है जो आपको अभी भी याद आता है आपकी ट्रेनिंग के टाइम का या युद्ध के टाइम का, या कोई भी? जिस दिन हम गए थे उस दिन हमें 2-3 सबक ऐसे मिले। पहला, ये अन्न का अनादर नहीं और टाइम पंक्चुअलिटी। जिस दिन हम गए उसी दिन जो हमारे सीनियर थे उन्होंने जैसे रोटी के जो कुछ जला हुआ, कटा हुआ, कच्चा टुकड़ा रह जाता है उसको हम तोड़ करके थाली में भी अलग रख देते हैं, है ना। तो हम सब बैठ करके खाना खाते थे, टेबल पर नहीं। तो उन्होंने ऐसे छोटे छोटे रोटी के टुकड़े तोड़ दिए, वहीं पे छोड़ दिए, जबकि उनको उठा करके जा करके तुम जो है उसमें डस्टबिन में डालते जहाँ पर, लेकिन उन्होंने नहीं डाले। तो हमारा जो सीनियर था उसने पूरा कंपनी को बुला करके, दिसंबर का महीना जो कड़ाके की सर्दी जबलपुर में पड़ती है, तो जबलपुर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे कमरे में करके लॉक, चारों तरफ से खिड़कियाँ, और जितने भी वहाँ हमारे उस्ताद थे सबके हाथ में 1-1 फीट में 6-6 फीट के डंडे, और ऐसे क्रॉलिंग डाल दिया और ये कहा कि इधर से इस कोने से उस कोने तक जाना है और हाथ से कोई रोटी का टुकड़ा नहीं उठाएगा, मुंह से उठाएगा। आधा घंटा में पसीने पसीने हो गए, सबके मुंह रोटियों से भर गया। तब उसने एक कहा कि अगर भगवान ये पेट ना देता तो भूख ना लगती, और भूख मिटाने का एक ही साधन है, रोटी। और इस रोटी को कमाने के लिए तुम घर से बाहर आए हो। इस अन्न का कभी अनादर मत करना, क्योंकि ये अन्नदाता अपने पसीने को खेतों में डालता, तब जा कर के ये आपकी थाली तक पहुंचता है। तो रोटी न जली होती है, न वो कच्ची होती है, हमारी सोच कच्ची और जली होती है। अन्न तो अन्न होता है। उसी दिन सुबह, क्योंकि एक जुनून होता है ना, अरे बक्से लेकर के गए थे, दाढ़ी बना रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं तसल्ली से, अरे आराम से फौजी बन गए। तो फर्स्ट दिन ट्रेनिंग का, पीटी में लेट, इतना वहां पे रगड़ा, हम पूरा दिन पागलों की तरह घूमते रहे। फिर उस दिन ये टाइम पंक्चुअलिटी, सीमित संसाधनों से, आप कितने बड़े रईस, लेकिन आप सीमित संसाधनों से अपने आप को दुरुस्त रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। टाइम पंक्चुअलिटी को सिखाया उन्होंने। तो ये उस ट्रेनिंग के दौरान के वो हिस्से कभी नहीं भूल सकते। जिस तरीके से हमारे जो सेनाएं हैं, हमारे जो वीर सैनिक हैं, वो राष्ट्र के प्रहरी हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से सर एकल अभियान भी राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है। आपने भी एकल के कार्यों को बहुत ही करीब से देखा है, तो कैसे देखते हैं आप एकल के योगदान को राष्ट्र निर्माण में? जी बिल्कुल, एकल भी एक राष्ट्र निर्माण का जो एक अद्भुत कार्य कर रहा है। देश क्या है? देश ये लकीरों से नहीं बना है, देश इंसानों से बनता है। और उस देश की जो ताकत है हमारी ये युवा पीढ़ी है। और युवा पीढ़ी में अगर शिक्षा, संस्कार और उसका कौशल विकास होगा, तब वो एक अपने आप में आत्मबल, आत्मविश्वासी होगा। और एकल इसी की
का प्रारूप को दर्शा रही है और करके दिखा रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में, आंचलों में जहाँ सरकारें नहीं पहुंच पा रही, वहाँ पर एकल विद्यालय पहुंच करके एकल ने उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है। जो शिक्षा से जुड़ता है तो राष्ट्र से जुड़ता है, राष्ट्र से जुड़ता है, संस्कारों से जुड़ता है, संस्कृति से जुड़ता है। तो एक नए भारत का निर्माण जो एकल कर रहा है, तो एकल के उन तमाम प्राचार्यों को, एकल के उन तमाम सदस्यों को जो दिन रात भारत के उन युवाओं में एक शिक्षा संस्कार के बीज बो रहे हैं, उनको मैं बारंबार नमन और प्रणाम करता हूँ कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा, तभी समृद्ध होगा जब हमारे युवा सशक्त और समृद्ध होंगे। तभी हम अपने विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं और जब ही ये वीर बनेंगे, क्योंकि आज शक्ति से विजय है, जिसके पास शक्ति है विजय है। तो किसी ने कहा भी है कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। तो हमें अपने इन युवाओं को वीर बनाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया हमें, और जिस तरीके से आपने देखा कि इस विशेष साक्षात्कार में हमें कैप्टन योगेंद्र यादव जी ने बताया कि देश केवल एक भूखंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीता जागता एक राष्ट्र है। और माँ भारत, हम अपने देश को माँ मानते हैं और उसी वीरता, उसी जज्बे के साथ हमारे सैनिक भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एकल भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।